चलिए, तो जैसा कि आप लोग पीछे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका हिंदी में अनुवाद करो तो होता है संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं। जो संस्कृत के हम लोग साहित्य पढ़ते हैं उसमें लेखिकाओं की यानी महिलाओं की क्या भूमिका रही है, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब ये सब्जेक्ट जो है वो मेरा नहीं है, हम तो सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं आप लोगों को। लेकिन आज है जो आपके संस्कृत के टीचर है वो नहीं आ पाए। मैथ वाले सर जी के दादाजी का स्वर्गवास हो गया है, तब 12 दिन वो गए हैं, तब मजबूरी में हमको ये क्लास लेना पड़ रहा है। तो मेरा पहला क्लास है जहाँ पे आप लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं हमसे। तो पढ़िए, समझ में आया तो ओके कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो ये क्लास एक बार और ले लिया जाएगा, आपके संस्कृत के जो टीचर है वो ले लेंगे, कोई दिक्कत। आराम से इत्मीनान से एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि जैसे इंग्लिश में हम तुमको पढ़ के हिंदी समझाते हैं वैसे ही संस्कृत में भी हम पढ़ के हिंदी समझाएं। कुछ ऐसे वर्ड आएंगे संस्कृत के जो हम उच्चारण करने में गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि संस्कृत की भाषा है और हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी तुम लोगों को क्लास लेने का हम प्रयास करते हैं, आप लोग थोड़ा सा हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। ठीक, ऐसे एक दो बार लिए हैं क्लास, लेकिन फिर से आज एक बार हमको मिल गया है ड्यूटी। क्या करें, मिल जाता है गरीब आदमी के कभी कभी मौका ना। गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी, गरीब आदमी का मौका मिल जाता है वो। चलिए, जैसा कि हम आप लोगों को बताया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में जो लेखिकाओं का, जो महिलाओं का योगदान रहा है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर समाजस्य यानम पुरुषे नारी विशिष्ट चलती, यहाँ पे कहा जा रहा है, इससे इस सेंटेंस का अगर अनुवाद करोगे तो कहा जा रहा है, नीचे हिंदी भी है आप लोगों को और मुख्य रूप से आप लोगों को हिंदी ही याद रखनी है। कहा जा रहा है कि समाज की जो गाड़ी है, जो समाज है वो कौन कौन चलाता है, पुरुष और महिला। यान मतलब होता है क्या चीज, वाहन, गाड़ी। इस सामंजस्य मतलब समाज, पुरुष मतलब आदमी, नारी मतलब महिला, चलती मतलब चलाना। अब हर बार ऐसे ऐसे नहीं बताएंगे, शुरुआत से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे समाज की जो गाड़ी है वो कौन चलाता है, पुरुष और महिलाएं मिल करके चलाता है। अगर इन दोनों में से किसी एक को हटा दो तो क्या हमारा समाज चल पाएगा? मोबाइल देख लेना एक बार, ओके है, ठीक। तो क्या चल पाएगा, समाज खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो समाज जो चलता है उसमें पुरुष और महिलाओं दोनों का योगदान होता है। साहित्येपि उभयो समानम महत्वम, उसी प्रकार साहित्य के भी उद्भव में, साहित्य का जो तुमको ये विकास हुआ है इसमें भी इन दोनों का समान महत्व है। पुरुष और महिला दोनों मिल करके इस साहित्य का, जो संस्कृत साहित्य है उसका विकास किया है। अधुना सर्व भाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों की तत्परा संति यश्च लभन्ते। अब आगे करा है कि आजकल, आज के जो समय है, अधुना मतलब आजकल, अधुना मतलब आज के टाइम पर तुम किसी भी साहित्य में चले जाओ, चाहे तुम इंग्लिश में चले जाओ, चाहे तुम हिंदी में चले जाओ, संस्कृत में जाओ, उर्दू में जाओ, किसी भी साहित्य रचना में तुम चले जाओ, वहां पे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की रचनाएं भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, कविता, कहानी या कुछ भी, क्या उसमें महिला लेखक के बारे में नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़े थे, क्या उसमें महिला लेखक नहीं है, लेखिका नहीं है? लेखक नहीं, लेखिका, महिला लेखिका है। अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में भी यहाँ कुछ महिला लेखिकाओं का वर्णन हम लोगों को मिलेगा। तो आज के टाइम पर आप चाहे किसी भी भाषा में चले जाइए, किसी भी भाषा के साहित्य रचना में जाएंगी तो वहां पे महिलाओं की भूमिका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक। और वो इस बात का यश लभंत, यानी यश प्राप्त, यानी अपना नाम कमा रही है उस क्षेत्र में, उसमें काम करके। जैसे हिंदी में हम लोग महादेवी वर्मा को जानते हैं, खूब नाम कमाई अपना, एक महिला लेखिका है। तो उसी प्रकार से कई सारे हैं, यहाँ पे कई सारे तुमको पुराने एकदम प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल में मिलेगा महिलाओं के नाम। आगे देखो, संस्कृत साहित्य प्राचीन कला देव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकम पर्याप्ते। आगे कहा जा रहा है
कि साहित्य में, जो संस्कृत की साहित्य है, तो संस्कृत के साहित्य में भी प्राचीन काल से ही महिलाओं का योगदान उतना ही रहा है जितना कि पुरुषों का। कि महिलाओं का योगदान कम या अधिक रूप में मिलते रहता है, कम दिया हो या ज्यादा दिया हो, लेकिन महिलाओं का योगदान रहा है तब से लेकर के अब तक। कब से? प्राचीन काल से ही हम लोगों के संस्कृत के साहित्य में महिलाओं का योगदान था और आज भी है। कभी ज्यादा रहा है और कभी कम रहा है, लेकिन योगदान रहा है। आगे देखो, पाठे अस्मिनाति प्रसिद्ध नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूरेण तासाम योगदानम ज्ञाते। अब तुनी के बिया हम करवाते संस्कृत पढ़ाई है हमारा। आगे देखो क्या कहा जाए, यहाँ पे अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें हम लोगों को कुछ साहित्य को जो समृद्ध बनाने में जो महिलाओं का योगदान रहा है, संस्कृत के साहित्य को इतना बेहतरीन बनाने में जो इनका योगदान रहा है, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले। यहाँ से सवाल जो पूछा जाता है ना, यहाँ से कई बार सवाल बना है कि समाज की गाड़ी किससे चलती है? महिला पुरुष दोनों से। वहां पुरुष रहेगा महिला रहेगा तो ठीक है ना, तो सिर्फ महिला के ऐसे ज्यादा ऑप्शन में रहता है। जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो देख लेंगे, अर्थात एक दिले रहेगा एगो गैप कर देगा तो कौन होगा? तो फिर ऑप्शन पर आके देगा तुमको बी और हाँ ए और बी दोनों करके ऐसे देना होगा ना। कैसे देगा? ना देगा ना तो यहाँ रिक्त स्थान कर देगा, ऐसे कर देगा समाजस्य यानम डॉट 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 नारी चलती। अब यहाँ क्या भराएगा तुम बताओ? नीचे 4 ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, काहे टेंशन ले रहा है? वहां देख लेना। ये यहाँ तक के क्लियर हुआ? ये इंट्रोडक्शन था तुमको कि क्या पढ़ना है। अब आइए हम लोग चैप्टर पर। देखो, संस्कृत साहित्य जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। कब माना जाता है ये भी कि सभी भाषाओं की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? संस्कृत से। खैर इसको लेकर के भी विवाद है, लेकिन अभी हम लोगों को उस पर नहीं चर्चा करना है। यहाँ पे आओ, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रक्राश्च समर्थितम। कहा जा रहा है कि विशाल जो है हमारा जो संस्कृत साहित्य है इतना बड़ा, उसको बनाने में कवियों को और शास्त्रकारों को, जो शास्त्र के ज्ञान रखते थे, उन लोगों को बहुत बड़ा, उन लोगों का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहा। उन लोगों ने इसको इतना समृद्ध बनाया है, इतना बड़ा बनाए हैं अपने योगदान से, अपनी रचनाओं से। अगर वो संस्कृत में इन सारी चीजों की रचना नहीं करते, हमारा महाभारत क्या में है? जो मूल महाभारत है ओरिजिनल, हमारा रामायण, हमारा वेद पुराण सब क्या में है? संस्कृत में। अगर इन सबको संस्कृत में रचना नहीं होता, ये कवि, ये शास्त्रकार, ये लोग अगर इसकी रचना नहीं करते, तो आज हमारा संस्कृत इतना वैभव जो प्राप्त किए हुए वो नहीं प्राप्त किए हो रहा था। तो इसको समृद्ध बनाने में इन सभी का योगदान रहा है, कवियों और शास्त्रकारों का। वैदिक कला द्रव्य शास्त्राणम काव्य नाट्य रचने सरचने च यथा पुरुषा दतिचिता अभवनम तथा स्त्रियोपि दत्तवधाना प्रापयन्ते। कहे कि का बक रहा है आज, मास्टर पगला गया। यहाँ पे कहा जा रहा है, नीचे हिंदी पढ़ो, ऊपर के गोली मारो, मार दिया गोली। क्या कहा जा रहा है कि वैदिक काल से ही, क्योंकि संस्कृत की उत्पत्ति यहीं से माना जाता है। कहाँ से? वैदिक काल से, जो इतिहास हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो वैदिक काल से ही जो शास्त्रों की रचना हुई है, जो कविताओं की रचना हुई है, उन रचनाओं में पुरुषों का तो यहाँ पे योगदान रहा ही है, उसको तो संरक्षण ही प्राप्त था। ज्यादातर सब कौन लिखा है? पुरुष ही लिखे हैं, पुरुष जो लोग हैं वही लिखे हैं। लेकिन इन पुरुषों के साथ साथ इसमें महिलाओं का भी भूमिका रहा है। वैदिक काल से पुरुष, मान लो कि 100 रचना है तुम्हारे पास, हो सकता है उसमें से 90.95 को पुरुष द्वारा लिखा गया है, लेकिन 10-5 ऐसे भी रचना मिल जाएंगे जो महिलाओं के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से इनका योगदान यहाँ पे रहा है। आगे देखो, वैदिक युगे मंत्राणम दर्शका न केवल ऋषिय प्रयुक्त ऋषिका अपि संति। कहा जाता है कि वैदिक काल के जो रचनाएं हैं, जो भी आपको उस टाइम की रचना मिलेंगे, किताबें मिलेंगे, उसमें ऋषि तो लिखे ही हैं, ऋषियों के नाम तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ ऋषिका का भी मिल जाएगा। यानी कि जो महिला ऋषि होती थी
उनका भी मिल जाएगा। ऋषि मतलब होता है कौन? पुरुष, और इसका मतलब महिला। ठीक, तो पुरुष ऋषि के साथ साथ तुमको महिलाओं ऋषियों की भी रचना यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, उसमें महिलाएं ऋषिकाएं भी शामिल थी। आगे कहा जा रहा है ऋग वेदे चतुर् सती रथर वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि। कहा जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं पता ना? अरे हम क्या पढ़े? ऋगी वेदे चतुर्वी सती अर्थर वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो। पढ़े आएगा, हल्का फुल्का आता है। निर्दिश्यन्ते यथा यामी अपला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में चतुर्विश तिर, यहाँ पे चतुर्विश मतलब हुआ 40, ऋग 24, हाँ 24, चतुर्विश मतलब 24, तो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिला ऋषि मुनियों का वर्णन मिलता है। अगर हम लोग अपना ऋग्वेद पढ़ेंगे ना और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद में 24 महिला ऋषियों का नाम मिलता है और अथर्ववेद में 5 महिला ऋषि मुनियों का नाम मिलता है। ठीक, उनका मंत्रों के बारे में यहाँ पे जानने को मिलता है। उसमें से कुछ के नाम दिया गया है, जैसे कि एक का नाम है यमी, एक का नाम अपला, उर्वशी, इंद्राणी, अरे अपाला है, ठीक, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि। अब सुनो पहले, ये सब नाम संस्कृत से ही जुड़ा हुआ है। अब इसका अर्थ निकालेगा तो सबके अलग अलग अर्थ है, लेकिन आजकल ये नाम कैसे नाम लिखा था आजकल? पहले लिखा ले ऐसे RIA, रिया। आजकल कैसे लिखा है? रिया। एक ऐसा में टिकेगा कोई? आजकल अजीब अजीब सब के नामों रहता है। अब हमने कहे जे आर्यन, आर्या, और कुछ टोमी, और कुछ लक्की, पता ना कौन कौन सा नाम है। उसी प्रकार लड़कियों का नाम है। लड़की के या लड़कन के नाम देखना है तो इंस्टाग्राम खोल लो, अब देखो ना, इट्स मी फलनिया, है ना? किंग ऑफ माई ओन किंगडम। एगो 11th के विशालवा, वो अपन आईडी बने विशाल आर को, विशाल आर को। हम सोच रहे थे कि इतना बढ़िया नाम होगा, कहाँ से याद आया विशाल आर को? पता ना, वो रखा होगा से पूछो। वो फिल्म है मार्को, तो उसका क्या मैं आर्को है, तो अब उसके सामने इन सब नामों की कहाँ वैल्यू? आज मान लो हम अपन बेटा के नाम रख दे रामेश्वर प्रसाद यादव, तो कहे कि लो गड़बड़ा जाएगा ना। समय के साथ चीजें बदलती है लड़का। तो देखो हम लोगों को यहाँ पे ये कुछ उस टाइम के ऋषि, महिला ऋषि मुनि है, ऋषिकाएं हैं, जिनके नाम यहाँ पे दिया गया है। यथा नहीं, यथा मतलब होता है जैसे, उदाहरण के तौर पर, और यहाँ से नाम है, समझिए? यहाँ तक क्लियर? देखो यहाँ ना दिख रहा है जैसे लिखल है, नीचे हिंदिया देखो ना, एक्सरसाइज। आगे देखो, आगे क्या कहा जा रहा है? एक तो कि हम पहला बार पढ़ा रहे हैं, ऊपर से तुमने हमरा कर रहा, ऊपर से संस्कृत। हम दोनों पढ़ते हैं वृद्धारण्यकोपनिषद। अब यहाँ पे देखो उपनिषद के नाम, उपनिषद के क्या नाम है? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक नाम के उपनिषद है। ठीक, उस उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दर्शनी कारुचिमिति वर्णिता, या याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति। इसका मतलब समझ रही है? किधर गया? बृहदारण्यक नाम के जो उपनिषद है, उसमें एक व्यक्ति का नाम मिलता है, जिसका नाम क्या है? याज्ञवल्क्य। ठीक, क्या नाम मिलता है? याज्ञवल्क्य।
याज्ञवल्क्य के नाम के एक व्यक्ति का नाम मिलता है, जिसकी एक पत्नी थी। पत्नी का क्या नाम है? मैत्रेयी। जिसके बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है कि उसको दर्शन में बहुत ज्यादा रुचि था। दर्शन मतलब समझते, फिलोसफी। इस एक सिलेबस से शुरू होता है 11 से, उसके पहले पढ़ना ही नहीं है। तो दर्शन में बहुत ज्यादा उसको रुचि था। किसको? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को। ठीक, तो उसमें इसको ज्यादा इंटरेस्ट था। और याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को आत्मा के बारे में बताया था। जो आत्मा तत्व है, जो आत्मा होता है, तो आत्मा के बारे में शिक्षा दी थी। तो सवाल पूछा जाता है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को कौन सी चीज के बारे में शिक्षा दिया था? तो आत्मा के बारे में अपने पत्नी को बताया था। ठीक, उसके बाद देखो, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्यवी तिष्ठति अस्म। कहा जा रहा है कि जनक के दरबार में भी शास्त्रों में कुशल एक लड़की थी, एक महिला थी, जिसका क्या नाम था? गार्गी। और हमारे जो प्रोफेसर मैम है ना, हाँ 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 हाँ, बस। अब सुनो, यहाँ पे ये गार्गी नाम जो है, हम भी पहला बार सुने थे ना, तो हमको लगा था कि कैसन नाम है। क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर मैम है, मेरी वंदना माँ, उनका नाम है वंदना, लेकिन हम वंदना माँ बोलते हैं। बेटा जैसा प्यार दिए तो माँ तो बोलना हक हमारा बनता है, हमेशा माने हैं। ठीक, तो उनकी एक बेटी है जो बड़ी वाली, जो कि हमारा फेवरेट है। अगर हम फेवरेट भाई है, राजा भैया के नहीं भुलाती, तो उसका नाम है गार्गी। हाँ, पहला बार हम सुने ना, हम पूछे मैम से कि ये कैसे नाम है गार्गी, गार्गी या कारगिल? तो बताएं कि तुम गार्गी के बारे में नहीं जानते हो। गार्गी प्राचीन काल में एक बहुत बड़ी ज्ञान, मतलब यहाँ पे देख रही हो ना कि शास्त्रों में कितना कुशल है, तो वहां से इंस्पायर हो तो अपनी बेटी का नाम क्या रखे? गार्गी। कैसा नाम? देखने में मॉडर्न भी लगता है। गार्गी नाम से एक फिल्म भी है साउथ में, बहुत जबरदस्त फिल्म है। तो ये गार्गी को तुम ये याद रखो कि ये कहाँ थी? तो जनक के दरबार में, उनकी सभा में शास्त्रों में एकदम निपुण, उनके साथ शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ मतलब समझता है? शास्त्रों से संबंधित हम आपसे सवाल करेंगे और आप हमसे कीजिएगा, तो वही कहलाता था शास्त्रार्थ। उसमें कोई एक विजेता होता था, जिसको आजकल हम लोग डिबेट कहते हैं, बहस एक तरह से किसी टॉपिक को लेकर के कि आपको कितना जानकारी है उसके बारे में। तो उसमें एकदम निपुण थी, पूरी जानकारी थी उसकी। यानी कि उस टाइम पे भी महिलाओं का यहाँ पे योगदान था। तो हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि कैसे एक एक करके महिलाओं का नाम हमको मिल रहा है। उधर यामी, आपला जो भी पढ़े, ठीक, इधर हम लोग मैत्रेयी, गार्गी को पढ़े, तो ये सब संस्कृत साहित्य में है और इन सभी का योगदान है। तो ये उपस्थित थी। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतनुशीलन प्रायः सुलभया वर्णन लभ्यते स्वाहा। देखो, कहा जा रहा है कि जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में भी जीवन भर वेदांत के अभ्यास में लगी सुलभा नाम के महिला का नाम मिलता है। वेदांत एक अलग है, और वेदांत के बारे में जानकारी लेना हो ना, खैर हम लोग ज्यादा जानकारी उसके बारे में ना समझो न के बराबर है, लेकिन एक नाम हम सजेस्ट कर सकते हैं जो वेदांत के हैं, बाकी और भी सर्च कर सकता है। आचार्य प्रशांत करके एक व्यक्ति है, IITian, ठीक, उनका कई सारा किताब है, वो वेदांत के बहुत अच्छे जानकार हैं। कभी उनको सुनो वेदांत के बारे में, या ऐसे भी वेदांत को डालोगे तो उनसे भी ज्यादा ज्ञानी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन हम लोग को भोजपुरिया गाना से छुट्टी मिले तब तो इन लोगों को हम सर्च करें, तो सुनो, जानोगे वेदांत क्या होता है। तो वो हमेशा किसके अभ्यास में लगी रहती थी? वेदांत के। इसका वर्णन हम लोगों को कहाँ मिलता है? महाभारत में। किस लड़की का? सुलभा का। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला
जीवन भर वेदांत के अभ्यास में लगी रही। सुलभा, फिर मिलेगा सुलभा नामक महिला का वर्णन कहाँ मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। समझ गए इतना बात? यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए। हाँ, ये तो यहाँ ना बतावल है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्रियाणां सार्धशतं पदानि स्फुटरूपेण इत्यस्ततो लभ्यन्ते। कहा जा रहा है कि हम लोग को जो लौकिक संस्कृत साहित्य है उसमें भी कितना को मिल रहा है? 44 मतलब 40। हम लोग को लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों, कवित्री मतलब महिला कवि, तो कवित्रियों की लगभग कितना? सार्धशत मतलब होता है 150 के करीब हम लोगों को कविताएं मिलती है, लेकिन वो एक जगह नहीं है, यत्र तत्र है, यहाँ वहां बिखरा हुआ, एक जगह सब लाइन से तुमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्या याद रखना है कि हम लोगों के संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के लगभग 150 से ज्यादा कविताओं का संग्रहण मिलता है, जो इधर उधर बिखरा हुआ है, एक जगह नहीं है। यहां से क्लियर? आगे देखो। तासु विजयगंगा प्रथम कल्पा वर्तते, और इस सभी 40 कवित्रियों में जिसको पहला स्थान प्राप्त है उस महिला का नाम है विजयंका। विजयंका को प्रथम श्रेणी प्राप्त है, यानी इन 40 में सबसे बेहतरीन लिखने वाली कविता कौन है? बेहतरीन कविता लिखने वाली कौन है? तो विजयंका है। ये सब नाम ही याद रखना है तुमको। 40 में से सबसे प्रथम श्रेणी पर इसको रखा जाता है, विजयंका का। हाँ, महिलाओं में। ठीक, आगे देखो। सा च श्याम वर्णा सीदती पधेनाने स्फुटी भवती, और उस विजयंका का कलर कैसा है, रंग कैसा है? श्याम वर्णा। श्याम वर्णा मतलब समझती है? सांवली रंग वाली, समझी? श्याम रंग मतलब काला कहो या सांवले रंग कहो, तो सांवले रंग वाली थी। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलेगा? तो नीचे एक पद लिखा हुआ है, उस पद को पढ़ेंगे तो मिलेगा। देखो ये पद है, इसमें क्या लिखा गया है। यहाँ से भी सवाल तुमको पूछा जाता है कि कौन बोला था और किसको बोला था, ये सवाल पूछा गया है, और इसी बार शायद पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। यहां से सवाल, नीलोत्पल दल श्यामा विजय गंगा काम जानता। कहा जा रहा है कि जो लोग नील कमल की पंखुड़ियों के समान सांवली रंग वाली विजयंका को नहीं जानते, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वकुशला सरस्वती, उन्हें व्यर्थ यह कह दिया गया कि सरस्वती पूरी तरह से गोरे रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है। और ये जो व्यक्ति बोला था ना, उसका नाम यहाँ छूट गया है, उस व्यक्ति का नाम है दंडी। कौन बोला है? दंडी। कहा जा रहा है कि जो लोग नीलकमल की पंखुड़ियों के समान सांवली रंग वाली विजयंका को नहीं जानते हैं, उन्हें व्यर्थ ये कह दिया गया कि सरस्वती पूरी तरह से गोरे रंग की होती है। ये कहने का उनका मतलब ये है दंडी का, कि सबको लगता है कि सरस्वती जी सुंदर है, अरे कभी देखना है तो विजयंका को भी देखो। जो उस टाइम पे मान लो कविताओं की रचना करी, यानी कि सरस्वती जी उसमें विराजमान है, तो वो उनमें भी सरस्वती जी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो सरस्वती जी सिर्फ गोरी नहीं होती है, कभी कभी सांवले रंग में भी होती है। तो जिनको ये बता दिया गया है कि सरस्वती जी गोरे रंग की होती है, शायद उन्होंने कभी विजयंका को नहीं जाना। अगर विजयंका को जान जाएंगे तो वो ये भी मानने लगेंगे कि सरस्वती सिर्फ गोरी नहीं होती है, सांवली रूप में भी हो सकती है। ये समझो, ठीक? तो वो विजयंका है। ठीक, जैसे बताया था ना तनु मैम के बारे में। तनु मैम के देखो तो कितना शांत स्वभाव वाला, सुंदर भी है लेकिन शांत स्वभाव देखो, बोलने का सलीका देखो, सुनो तो मन एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। कोई मेकअप ये सब नहीं, एकदम सिंपल, कोई फैशन नहीं, आप कोई पश्चिमी सभ्यता का उन पे प्रभाव नहीं, एकदम प्योरली हिंदुस्तानी। औसन महिला के जब माँ कहला रहे तो कहने में भी गर्व है।
हाँ, अच्छी मतलब वो है जीन्स टॉप इतनी वो फैशन है, बाल चश्मा पता ना कौची कौची तीन लाइन अंग्रेजी वे ना हो। हमने कहे कि आए कौची कौची तो बोल के चल गए, हमने के फर्क हवा, हमने के इंग्लिश उतने आवा हवा। खैर छोड़ो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं दांडी कि जो लोग नील कमल की पंखुड़ियों के समान सामने रंग वाली विजयंका को नहीं जानते हैं, व्यर्थ में उनको बता दिया गया है कि सरस्वती जो है पूरी तरह से गोरे रंग की होती है। अगर सरस्वती को देखना है तो कभी विजयंका को देखो, काले रंग में भी होती है। आगे देखो, तस्या काल अष्टम शतक मृत्युनुमित्यते, कहा जा रहा है कि इनका जो विजयंका है उनका समय काल कब का बताया जाता है? 8वीं शताब्दी। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। विजयंका जो है ना उनका समय कब है, कब थी वो? तो 8वीं शताब्दी में थी। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में है, ठीक। वो 700 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच में थी। हाँ? मध्य युग की शुरुआत वहां से समझो, एक तरह से मध्यकाल की बात हो रही है। देखो एनसीईआरटी जो है ना इतिहास को मानता है यहाँ से। 700 रुपया लिख रहे हैं, रुपया के भूखल आदमी के रुपये याद आई था, देखिए था 700 ईस्वी से मानता है 1750 ईस्वी तक एनसीईआरटी। कोई किताब 700 से 1700 ले लेता है, कोई 800 से 1800 लेता है, तो उसके चक्कर में काहे पढ़ना है। यहाँ थोड़े क्लियर बतेले कि 8वीं शताब्दी में कब थे। 8वीं शताब्दी मतलब 700 से लेकर 800 के बीच में है। मध्यकाल 750 से माना जाए ना एनसीईआरटी के जो सर्वमान है, तो 8वीं शताब्दी में यानी कि मध्यकाल में थी, ठीक। तो इस टाइम पे थी। उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, तो विजयंका की समय काल 8वीं शताब्दी है। आगे देखो, चालुक्य वंशीय चंद्रादित्यस्य रागी विजय भट्टारिकैव विजयंका इति बहवो मान्यते। कहा जाता है कि कई सारे विद्वानों को यह मानना है कि जो विजयंका है ना वो चालुक्य वंश में एक राजा हुआ था जिसका नाम था चंद्रादित्य, ठीक। तो चंद्रादित्य की वो पत्नी थी, रानी थी, विजय भट्टारिका। उसी को क्या कहा जाता है? विजयंका। ये कई विद्वानों का मानना है, मतलब एक विवाद का चीज। कई सारे विद्वानों का ये मानना है कि विजयंका जो है वो चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, उनकी पत्नी थी जिसका नाम था विजय भट्टारिका, उन्हीं का नाम है विजयंका। कैसे? धनपत राय के कौन नाम से जानते हैं हम लोग? धनपत राय किसका नाम था? प्रेमचंद के। तो कहते हैं ना कि धनपत राय कहो चाहे प्रेमचंद कहो। और उसी यहाँ पे कहा जाता है कि विजय भट्टारिका का ही क्या नाम था? विजयंका था। जो कौन थी? विजय भट्टारिका कौन है? चंद्रादित्य की पत्नी है। चंद्रादित्य किस वंश का राजा है? चालुक्य वंश का। ये सब इंपॉर्टेंट है तुमको। तेरे कदम चालुक्य वंश, इतना तुमको बुद्धि में काम कर रहा है कि 8वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। विजयंका को ही विजय भट्टारिका माना जा रहा है, और पति ही है, एक वंश ये है, तो एक काल कौन सा होगा? इसी काल में होगा, 8वीं शताब्दी में वो भी रहेगा। अगर विजयंका ही विजय भट्टारिका है तब, ठीक। ये समझ गया। आप पूछ देगा कि चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी, तो विजय भट्टारिका भी दे सकता है और विजयंका भी दे सकता है। हमने याद रखना है कि विजय भट्टारिका को ही विजयंका भी कुछ विद्वान मानते हैं, सब कोई नहीं मानता है। ऑप्शन के अनुसार हम पकड़ेंगे। अब यहाँ देखो आगे क्या कहा जा रहा है। किंज शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्व स्फुट पदय प्रसिद्धा। कहा जा रहा है कि साथी ये तो एक है चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका या विजयंका तो है नाम है। इसके अलावे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा, ये सब भी दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं में शामिल है। सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे, तो क्या है? विजय भट्टारिका मिल गई,
शीला भट्टारिका मिल गए, देव कुमारिका मिल गए, राम भद्रम्बा मिल गए। बस इतना नाम लिख दो, किन लोगों का वर्णन मिलता है, इसी पे आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ? हम लोग उत्तर में हैं, वो पूरे तरह से उत्तर में नहीं है। मैं पैसे देखो तो हम लोग उत्तर और पूरब के बीच में है, तो हम लोग उत्तरी पूर्व में आते हैं ऐसे मुख्य रूप से, लेकिन पूरा का नॉर्थ मान लिया जाता है। आगे देखो, तो ये सभी के नाम यहाँ पे प्रसिद्ध है, इन सभी के पद वो कविताएं यहाँ पे मिलती है। ठीक, समझ में आया? इतना दूर है, यहाँ का कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए ना, बाकी फिर कल ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। था तो आज है, लेकिन चैप्टर तनी समझने में टाइम लगेगा। आगे देखो, आगे आगे पढ़ो, आगे शांति बना के रखो। विजयनगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसिन्ति विदित मेवा। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में, ये भी तुम लोगों को इतिहास में पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य, तो उस साम्राज्य के जो भी राजा है उन्होंने संस्कृत भाषा को क्या दिया? संरक्षण दिया, यानी कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। ये बात सर्वविवादित सर्वविदित है, यानी सबको इस बात को मानता है कि विजयनगर साम्राज्य में संस्कृत भाषा का विकास ज्यादा हुआ था, क्योंकि उस राजा द्वारा उसको संरक्षण प्राप्त था। आगे तो देखो क्या कहा जा रहा है, तेषामन्तः पुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो भवनम। कहा जाता है कि इनके दरबार में, जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें जो राजा थे, तो राजाओं के दरबार में भी संस्कृत रचना में दक्ष, यानी संस्कृत की रचना करने में माहिर राज महिलाएं भी थी। यानी दरबार में पुरुष तो थे ही जो रचना करते थे संस्कृत में, कई सारी महिलाएं भी इनके दरबार में थी जो संस्कृत में कविताओं की या कुछ भी चीजों की वो रचना करती थी। किसके दरबार में? विजयनगर साम्राज्य के राजा के दरबार में। तो पूछा जाएगा कि किस साम्राज्य के दरबार में महिलाएं भी हुआ करती थी? तो विजयनगर साम्राज्य में। आगे देखो, मतलब एकदम ज्ञान का जानकारी वाला, जिसको पूरा निपुण है उस चीज में, समझी? और कौत रहे ज्ञाता, जिसको पूरा जानकारी है, वही निपुण हुआ। निपुण मतलब अब उसको कोई कमी उसमें नहीं। आगे देखो, कंपन रायस्य चतुर्दशा शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामाश्रित्य रच्यत। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कब टाइम दे दिया है? 14वीं शताब्दी में। ये भी याद रखना है, 14वीं शताब्दी में एक यहाँ पे राजा था जिसका नाम था क्या ची? कंपन राय। क्या ची नाम है? कंपन राय। इनकी राज्ञी मतलब रानी थी, पत्नी थी, जिनका क्या नाम था? गंगा देवी। ठीक, गंगा देवी। अंगा के प्रयोग ऐसे ना करो, हमने कहा में संस्कृत में देखो भर भर के यूज हो रहा है। ठीक, तो गंगा 14वीं शताब्दी में कंपन राय नाम के एक गंगा देवी लिखल है। अरे संस्कृत में, तू हिंदी में लिखती है। गया ये हम लोग हिंदी में लिखते हैं और ये हम लोग संस्कृत में लिखते हैं। हाँ, तो थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अब एक एक लाइन पर हम ध्यान दे चले। सुनो, यहाँ पे सुनो, इधर कहा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी में कंपन राय नाम के एक राजा था जिसकी पत्नी थी, उसका नाम क्या था? गंगा देवी। अब हमने गंगा देवी कहला पढ़ रहे हैं, तो गंगा देवी ने एक महाकाव्य लिखा, कविताओं का एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है? मधुरा विजयम। ऐसे यहाँ पे मधुरा विजयम होगा, देखो ना यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है ना, मधुरै विजय घटनाम चित्रम। यहाँ पे मधुरै भी तू कर सकता है। कौन सी? मधुरै विजयम। हुआ ये था कि कंपन राय जो है ना, वो मधुरै नाम के जगह पर कब्जा किया था। कंपन राय नाम के जो राजा था 14वीं शताब्दी में, उसने कहा कब्जा किया? मधुरै पर। मधुरै पर विजय प्राप्त कर लिया।
तो जब इस पे विजय प्राप्त किया ना, तो उसकी जो पत्नी थी गंगा देवी, वो इस घटना पे एक पूरा कविता लिखी अपने पति के ऊपर, और उस कविता का नाम क्या रखा गया? मधुरा विजयम। ठीक, तो ये कविता लिखी है कौन? किस भाषा में? तो संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में इनका भी योगदान रहा, एक गंगा देवी मिला है। ठीक, तो अपने स्वामी के मधुरे विजय की घटना पर आधारित, उससे प्रभावित होकर उससे आधारित एक यहाँ पे महाकाव्य की रचना की थी। कौन? गंगा देवी। पूछा जाएगा मधुरा विजयम के लेखिका कौन है? गंगा देवी। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय। कंपन राय का समय काल कब था? 14वीं शताब्दी। इतने ही क्रम से सवाल बनेगा। अब वह में कह देगा कि कंपन राय के पत्नी के नाम बताओ, चाहे पूछेगा कि गंगा देवी के पति के नाम बता। आज सवाल ऐसे पूछ सकता है, कंपन राय की पत्नी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? समझ गई? अब जब चीज पता है तो तू घुमाते रहो, कितना घुमाएगा, और ना पता है तो सिया राम। आगे देखो, बस एक जाओ है ना। हाँ, तस्मिनेव राज्य षोडशके शासनम पूर्वतः अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलंबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्य रचित। अब कहा जा रहा है कि इसी राज्य में, किस शताब्दी में? 16वीं में। कंपन राय कब था? 14वीं में। और ये अभी जिसकी बात हुई वो कौन में है? 16वीं में, 200 साल बाद। यहाँ पे शासन करने वाले एक व्यक्ति का नाम आता है, जिसका क्या नाम है? अच्युत राय। ठीक, कंपन राय का टाइम कब है? 14वीं शताब्दी। अच्युत राय का टाइम जैसे ओकर पत्नी होगी था, मतलब ओकर पत्नी लिखी है था, देखो आगे। तो अच्युत राय की पत्नी थी जिसका नाम क्या था? तिरुमलंबा। तो तिरुमलंबा ने एक किताब लिखी, एक कविता लिखी, जिसका क्या नाम है? वरदाम्बिका परिणय नामक एक कविता लिखी ना, ऐसी लिखी है ना, करें क्या? यहाँ पे एक है वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचना। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, चंपू। यहाँ से वो सवाल बनल है। ठीक, मैया ये ऐसी है। ठीक, अब बाकी इसका अर्थ हमको नहीं पता है, किताब में देखना, हम किताब में देखे तो चंपू के अर्थ है शब्दार्थ न दिले, ढूंढे पड़ेगा, नहीं हमको मिला है। तो खैर इसका अभी हम आप लोगों को शब्दार्थ नहीं बता सकते हैं, लेकिन सवाल आएगा कि चंपू काव्य की रचना किसने की? क्या बताएगा? कौन की है? तिरुमलंबा ने। किसकी पत्नी थी? अच्युत राय की। अच्युत राय के शासन काल कब था? 16वीं शताब्दी में। या ये पूछ देवे कि वरदाम्बिका परिणय नामक एक काव्य की रचना, चंपू काव्य की रचना किसने की? फिर वही होगा तिरुमलंबा नाम के। ठीक, अरे अभी बोल रहे हैं तो ना सुना। इसका अर्थ हमको फिलहाल नहीं पता है, समझा? आगे देखो, अगर ढूंढ के हम तरह बता देंगे भाई। चंपू काव्य है, यहाँ ना दिख रहा है लेखन तुमको? चंपू काव्यम रचयत है ना, दिख रहा है। इससे सवाल ही बना हुआ है, कल जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा तो वहां सवाल भी तुमको मिलेगा इससे संबंधित। तो सवाल जो आप पे ध्यान दो, अर्थ जानना है तो कल हम देखेंगे, प्रयास करेंगे कि खोज के बताएं आप लोगों को। आगे देखिए, तो कौची कौची हमारा पढ़वाएगा। तत्र संस्कृत गधस्य छटा समस्त पादवल्या ललित पद विन्यासेन चातिव शोभते। आगे कहा जा रहा है कि इसमें जो ये कविता लिखी गई है, इसमें जो गद्य लिखा गया है उसके पदावली को देखो, उसके लिखने के तरीकों को देखो, तो बहुत ही शोभनीय है, अत्यंत शोभनीय है। अब उसकी समझ हम लोगों को नहीं होगी, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं वही समझेंगे कि कितना बेहतरीन और कितना गहराई से इसको लिखा गया है। आगे करें, संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम में समस्त पद्यमिकी तैत्रव लभ्यते। कि संस्कृत की साहित्य में प्रयुक्त सबसे लंबा संपूर्ण शब्द या संयुक्त शब्द भी इसी ग्रंथ में मिलता है। सबसे ज्यादा संपूर्ण शब्द का, संयुक्त शब्द का अगर कहीं प्रयोग किया गया है तो इसी कविता में किया गया है जो तिरुमलंबा लिखी है। एक पेज और है। अब आइए आधुनिक काल में देखना, थोड़ा समझ में आएगा। सही में ना समझ में आ रहा है? हाँ? अच्छा पढ़ा लिए तब बोलबे। आगे देखो, समझा रहे तुमके ना, देखे ना, आधुनिक
कहाँ गेल हो? ये तो बेईमानी कर लेलथिन। अब खत्म हो गए। आज न छोड़ेंगे तुझे हम, डम डमा डम डम। कहाँ गया हो? हमको भी लग रहा है कि हमारा क्लास संस्कृत में सब उब गया है। रुको, उबे वाला के इंटरेस्टिंग हम तुरंत बना देते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना खाली। यही था ना? भागो, कहाँ जेबो भाग के? हम हमारा छोड़ के कहाँ जेबू? जहाँ जेबू हमरे पैबू। यहाँ देखो बबुआ, सुना अब तुनी के कहे ना समझ में आ रहा बा। अब सुना, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में जो आज के टाइम है, तुमको ऐसे चाहिए। ऊपर वाला से कंफ्यूजन हो रहा है ना? आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज्यादा नाम जो आता है वो किसका है? पंडिता क्षमा राव, जिनका जन्म 1890 में, मृत्यु 1953 में हुआ है। एकदम आधुनिक में आ गया। तो एक विदुषी मतलब विद्वान के स्त्रीलिंग का होता है, विदुषी होता है। तो एक महिला विद्वान है जो अत्यंत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता, उनके पिता भी बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम था शंकर, पंडित शंकर। तो उनके नाम पर उनके जीवन चरित्र को लिखा। अपने पिता शंकर के जीवन को एक किताब में लिखा, उसका नाम रखे शंकर चरितम। अपने पिता के, ए लड़का, क्षमा राव नाम की जो महिला है जो आधुनिक काल की है, इनके पिता थे शंकर नाम के। तो उनके नाम पर, पंडित शंकर के नाम पर, उनकी बेटी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है शंकर चरितम, जिसमें अपने पिता के पूरे जीवन के बारे में उन्होंने बताई है। उसके बाद गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता भी लिखी। सवाल पूछा जाता है कि पंडिता क्षमा राव सत्याग्रह गीता किससे प्रभावित होकर के लिखी है? तो गांधी जी से वो प्रभावित होकर के ये चीज लिखी। फिर मीरा लारी नाम की किताब लिखी, कथा मुक्त वाली लिखी, विचित्र परिषद यात्रा, फिर ग्राम ज्योति। ये सारी रचनाएं कौन लिखी है? क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब गद्य और पद दोनों के रूप में इसकी रचना किया गया है। इसके अलावा वर्तमान समय में देखो तो कुछ कवित्रियों का नाम आता है संस्कृत में, जैसे पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, ये पूरा नाम है वनमाला भावलकर। फिर मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये सभी वो महिलाएं हैं जो संस्कृत साहित्य को आज भी समृद्ध करने में अपना योगदान दे रही है। समझ में? यहाँ शुरुआत से अंत तक है। अब बोलो क्या समस्या हुआ समझे में? 5 मिनट और दो। सुनो, यहाँ से सुनो, 5 मिनट में पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन देते हैं। समाज जो हमने कहे, हम लोग को पहले पढ़ना है संस्कृत साहित्य लेखिका। चुप रहो, सब खाली सुनो। हम लोग के पढ़ना है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। तो कहा जाता है कि समाज की जो गाड़ी वो पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा चलता है, उसी प्रकार साहित्य में भी इन दोनों का समान योगदान है। अलग अलग भाषा में साहित्य की रचना हो रहा है और उन सभी भाषाओं में महिलाओं का भी योगदान है। आगे इस योगदान के साथ वो अपना नाम भी कमा रही है। फिर कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य में भी प्राचीन काल से महिलाओं का योगदान कम या अधिक रूप में मिलता है। कि आज जैसे अलग अलग भाषा में महिलाएं अपना नाम कमा रही है रचना करके, वैसे ही प्राचीन काल से देखते आओ तो संस्कृत भाषा में भी महिलाओं ने अपनी रचना की है और अपना नाम कमाया है, जिसका इस पाठ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं। चर्चा में कहा है कि हम लोग यहाँ पे विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से समृद्ध किया गया है। जो ये हमने के संस्कृत इतना विकसित हुआ है उसमें तुमको कवि और शास्त्रकार मिला है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। तो दोनों ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया है। वैसे ही तो यहाँ पे पूरा हो गया कि पुरुष और महिला दोनों ने मिल करके इस शास्त्रों और काव्यों की रचना किया और संस्कृत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।
वैदिक युग में भी मंत्रों को दृष्टा से केवल ऋषि ही नहीं थे, बल्कि उसमें कई सारी महिला ऋषि यानी कि ऋषिकाएं भी थी। जो वैदिक काल में जो भी ग्रंथों की रचना हुई उसमें पुरुष और महिला दोनों मिलके किए हैं। ऋग वेद में हम लोगों को 24 महिलाओं को और अथर्व वेद में हम लोगों को 5 महिलाओं का वर्णन मिलता है। 5 महिला ऋषियों का यानी ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से कुछ का नाम दिया गया यमी, आपला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम भृणी। ये सभी के नाम यहाँ पे मिल जाता है। आगे देखिए, एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। इस उपनिषद में एक राजा के नाम आता है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य, जिसकी पत्नी थी मैत्री, जिसको रुचि था दर्शन में। तो इसने अपने पत्नी को किस चीज का ज्ञान दिया? आत्मा के बारे में उसको सिखाया, शिक्षा दिया। यहाँ ये था। उसके बाद जो राजा जनक थे उनके दरबार में भी एक महिला थी जिसका नाम था गार्गी। यहाँ से यही याद रखना है। फिर महाभारत को पढ़े तो महाभारत में एक महिला का नाम मिलता है जिसका नाम है सुलभा, जो कि वेदांत के अभ्यास करती थी, यानी वेदांत के जानकार थी। वो उसी में लगी रही जीवन भर। यहाँ से क्लियर हुआ ये पॉइंट, इतने तो याद रखना है। आगे देखो, आज के लौकिक संस्कृत साहित्य में बात करो तो लगभग 40 कवित्रियों की बात वहां पे वर्णन मिलता है। 40 को महिला कविता लिखने वाली कवित्रियों का लगभग 150 से अधिक रचनाएं इधर उधर से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला श्रेणी इसमें किसको रखा जाता है लौकिक संस्कृत साहित्य में? विजयंका के। अब विजयंका के बारे में हमने क्या बताया जा रहा है कि असल में वो सांवली रंग की थी, और इसके बारे में दांडी नाम के व्यक्ति बताते हैं कि सरस्वती को जो सिर्फ मानते हैं कि गोरी होती है, वो एक बार विजयंका को देखे पता चल जाएगा कि सरस्वती सांवली रंग की भी होती है। तो दांडी ने ये बात कहा, यहाँ से ये याद रखना है। उसके बाद कहा जाता है कि विजयंका का जो टाइम था, जिस समय वो थी, वो कौन सा टाइम था? 8वीं शताब्दी। और 8वीं शताब्दी में कई विद्वानों का ये मानना है कि चालुक वंश में एक राजा था जिसका नाम था चंद्रादित्य, और चंद्रादित्य की पत्नी थी जिसका नाम था विजय भट्टारिका। उन्हीं को विजयंका के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विजयंका और विजय भट्टारिका दोनों एक ही है, और वो जो चालुक वंश के राजा है चंद्रादित्य, उनकी पत्नी है। ठीक, इसके अलावा कहा जाता है कि इस टाइम में और भी कई सारी महिला कवित्रियों को नाम मिल जाता है, जैसे कि शिल भट्टारिका हो गया, देव कुमारिका हो गया, राम भद्रांबा हो गया। ये सभी दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाएं हैं जो संस्कृत में अपनी रचनाओं को लिखा। अभी सब नाम तुमको याद करना पड़ेगा, हम सिर्फ चीज समझा सकते हैं। आगे आइए, हमेशा कोई ताल से कल था कि सुनिए याद हो जाए, कुछ टब भी तो आएगा। आगे देखिए, कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो राजा है वो संस्कृत भाषा को विकास में बहुत योगदान दिए। ठीक, उनके दरबार में पुरुष तो थे ही संस्कृत भाषा के जानकार, कई सारी महिलाएं भी थी जो संस्कृत के जानकार थी। 14वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था कंपन राय, जिसकी पत्नी थी गंगा देवी। उसने अपने पति के मदुरै विजय पर, जब मदुरै को विजय प्राप्त किया तो उस पर एक कविता, एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम का रखा गया मदुरै विजयम। तो ये वो लिखी है, यहाँ से यही है। उसके बाद कहा जाता है कि आगे बढ़ो तो 16वीं शताब्दी में एक और राजा आता है उसी साम्राज्य में, उसी राज्य में, जिसका नाम है अच्युत राय। अच्युत राय की पत्नी जो उसका नाम है तिरुमलंबा। उसने भी एक यहाँ पे कविता लिखा जिसका नाम है वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य। तो ये भी उसने लिखा, जिसमें गद्य और पद्य के बहुत बढ़िया तरीका से गद्य को इसमें लिखा गया था। यहाँ से याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में अच्युत राय नाम के राजा था, उसकी पत्नी थी तिरुलंबा, और उसने एक कविता लिखी थी ये वाला। ठीक, तो ये की। उसके बाद आगे बढ़ जाते, इसमें तुमको क्या याद करना है? ये वाला कि आधुनिक काल में सबसे आगे माना जाता है पंडिता क्षमा राव के, जो इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक थी। इसके पिता का नाम क्या था? पंडित शंकर, जिनके नाम पर वो शंकर चरित्र लिखी। उसके बाद गांधी जी के बातों से प्रभावित होकर के वो सत्याग्रह गीता लिखी। इसके अलावा वो मीरा लहरी, कथा मुक्तवली, उसके बाद विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति जैसे अनेक गद्य और पद्य की रचना की है। उसके अलावा और कोई है? तो कि आज के टाइम पर आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव के अलावे पुष्पा दीक्षित, वनमाला भालवड़कर, मिथिलेश कुमारी मिश्र जैसे महिलाओं का भी नाम आता है जो आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। तो एक बार हो गया पूरा हिंदी में रैपिड रिवीजन।
ओके, तो आज का क्लास आप लोगों को यही है। कल अगर आपके सर आएंगे संस्कृत वाले तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और अगर नहीं आए तो आपको हमको ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।